नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आज देहरादून पहुंचेंगे नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। बुधवार को लेंगे शपथ ग्रहण समारोह की सभी तैयारियां पूरी। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का मुख्यमंत्री धामी ने किया निरीक्षण। रेल विकास निगम के अधिकारियों से लिया फीडबैक। रेल लाइन निर्माण में तेजी के दिए निर्देश। हल्द्वानी में कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस वार्ता। कहा, दिवंगत नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के विकास कार्यों को लेकर जाएंगे जनता के बीच। 40 वार्डों में इंदिरा विकास संकल्प यात्रा का होगा आयोजन। उत्तराखंड की अल्मोड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इनामी माओवादी भास्कर पांडे गिरफ्तार। 5 साल से 20,000 रुपए का इनामी बदमाश चल रहा था फरार। उत्तराखंड में मौसम के लिहाज से अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद। तूफान पर आया कैंपटी फॉल। विकराल रूप देख दहशत में आए पर्यटक। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह देहरादून पहुंचे। वह बुधवार को सुबह 10:45 पर राजभवन में राज्यपाल के पद की शपथ लेंगे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। राजभवन की ओर से उनके शपथ ग्रहण समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। उन्हें चीन मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। करीब 4 दशकों तक सैन्य सेवा के बाद फरवरी 2016 में ही वे सेवानिवृत्त हुए हैं। राज्यपाल के सचिव BK संत के अनुसार नए राज्यपाल मंगलवार को देहरादून पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेल विकास निगम के अधिकारियों से रेल लाइन के कार्य का फीडबैक भी लिया। हाल ही में लगातार हुई भारी बारिश के वजह से कर्णप्रयाग रेल लाइन कार्य प्रभावित हुआ। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने यह दावा किया कि जल्द ही रेल लाइन निर्माण कार्य में तेजी लाने के प्रयास किए जाएंगे। जितनी भी अड़चनें निर्माण कार्य में सामने आ रही है उनका जल्दी ही निस्तारण कर लिया जाएगा। यही नहीं, डोईवाला, ऋषिकेश और यमुनोत्री उत्तरकाशी को भी ऋषिकेश लाइन से जोड़ने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। कर्णप्रयाग तक रेल जाएगी और उसमें रेल से वहाँ व्यक्ति पहुँचेंगे, तो उसमें कहीं कोई व्यवधान ना आए और उसकी तेज़ गति से जो प्रगति चल रही है वो और तेज़ चले। कहीं पर अगर कोई व्यवधान है तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करें। उसी को लेकर आज यहाँ पर ये समीक्षा बैठक हमने करी है। कुछ इशू हैं जो कुछ माइनिंग से जुड़े हुए हैं, कुछ माननीय न्यायालय से जुड़े हुए हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है। और जो भी हैं वन विभाग से संबंधित हैं, कुछ राजस्व से संबंधित हैं, उन सभी को हम सॉर्ट आउट करेंगे। इसमें 12 पुल बनाए जा रहे हैं, 18 टनल बनाई जा रही है और अपने आप में ये इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है हमारे लिए। मैं समझता हूँ कि पहली बार भूतो न भविष्यति, लोगों ने जो कभी सपना देखा होगा वो सपना पूरा होने जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने झबरावाला गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल परिसर में वृक्षारोपण भी किया। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनके निदान का भरोसा दिलाया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि वृक्षारोपण से पर्यावरण का संरक्षण होगा। उन्होंने पीपल और बरगद के पेड़ लगाने की अपील की। साथ ही कहा कि विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर स्कूलों का जीर्णोद्धार किया गया है। साथ ही क्षेत्र में सिंचाई के लिए करोड़ों रुपए की अंडरग्राउंड नहर का भी निर्माण कराया जा रहा है, जो कि इस क्षेत्र के लिए फायदेमंद सिद्ध होगी।
एक विशेष अभियान हमने लिया इस वर्ष, वो है व्यापक वृक्षारोपण। और वृक्षारोपण में भी 2 वृक्षों पर हमने विशेष फोकस किया है, वो हैं बरगद और पीपल। अभी मेरा कुछ दिनों से वैज्ञानिकों के साथ बैठना हुआ और तब समझ में आया कि हमारे पुरखों ने बट की पूजा क्यों करते हैं, पीपल की पूजा क्यों करते हैं। बरगद का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो लगभग 3,500 किलो कार्बन को अवशोषित करता है एक साल में। इससे अधिक कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है कि जो कार्बन का अवशोषण करता होगा। झबरा वाले मारखम ग्रांट का दौरा बहुत ही अहम है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने प्राइमरी स्कूल झबरा वाला में वृक्षारोपण करना है और वृक्षारोपण करने के पश्चात जो भी उन्होंने यहाँ पे कार्य किए हैं उनका निरीक्षण भी किया जाएगा। जैसे यह प्राइमरी स्कूल है जो 50-60 साल पहले बना था, उसमें उन्होंने वित्तीय स्वीकृति दी थी और उनकी धनराशि स्वीकृत करने के पश्चात ही यह स्कूल बहुत ही अच्छा बना है और आज इसका निरीक्षण भी किया जाएगा। और ग्रामवासियों की बहुत सारी समस्याएँ भी थी, उन्होंने ग्रामीणों की सारी समस्याएं सुनी हैं और कुछ समस्याओं का तो मौके पर ही निदान हो गया है। और जैसे नहर का भी निरीक्षण किया जाएगा, उसमें 14 करोड़ रुपए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत कराए गए थे और नहर का भी निरीक्षण किया जाएगा। हरिद्वार के झबरेड़ा में बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि 1,18,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़क आज तक नहीं बन पाई थी और आज तक इस सड़क को बनाया जा रहा है। क्षेत्रवासियों को ये सौगात दी जा रही है और 3 साल तक इस सड़क पर अगर कोई खरोच भी आती है तो संबंधित ठेकेदार इसका जिम्मेदार होगा। पाडली से आपका ये बंदाखेड़ी, कमेलपुर से बंदाखेड़ी, ना तो आज़ादी से पहले ये सड़क बनी और ना आज़ादी के बाद। ये सौभाग्य मुझे दिया मेरी जनता ने इन सड़कों को बनवाने के लिए। ये 1,18,00,000 रुपए की लागत से दोनों सड़कें बनने जा रही है और ये इंटरलॉकिंग टाइल्स यानी कि मजबूत सड़क बनेगी। ठेकेदार साहब मेरे साथ हैं, जेई साहब मेरे साथ हैं। मैंने स्पष्ट निर्देश दिया कि 3 साल तक सड़क को खरोच तक नहीं आनी चाहिए और सड़क अच्छी बनेगी। हल्द्वानी में कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सुमित हृदयेश ने प्रेस वार्ता की और कहा कि दिवंगत नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जिसके लिए वे हल्द्वानी में 40 वार्डों में इंदिरा विकास संकल्प यात्रा को आगामी 29 सितंबर से निकालेंगे। उनका कहना है कि यात्रा के दौरान प्रत्येक वार्ड में करीब 3 दिन का समय लेंगे, जिसमें विकास कार्यों को लेकर वे वार्ड के लोगों से चर्चा करेंगे। ये माता जी के लिए भी लगातार ऐसी बातें ये लोग उड़ाते थे और जो लोग उड़ा रहे हैं वो यही हल्द्वानी में भाजपा में टॉप लेवल के लोग हैं और जिस पोजीशन पे, जिस जगह पे वो बैठे वहाँ शोभा नहीं देता कि वो ऐसी बातें उड़ाएं। तो मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि इससे आप हमारे इरादे और मजबूत कर रहे हैं कि इस बारी आपको पस्ती नहीं करना। इस बारी एक तरफा कांग्रेस के पूर्ण बहुमत की सरकार बनना आप निश्चित कर रहे हैं ऐसी बातें कह के। तो हम कांग्रेस के लिए प्रतिबद्ध हैं और कांग्रेस के हम वफादार सिपाही हैं, ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं। तो वहीं रेल कर्मचारी अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर देश भर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में लक्सर रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि रेलवे के निजीकरण का कार्य तुरंत बंद हो और पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही उनकी बातों को नहीं माना गया तो वे रेल का चक्का जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। कर्मचारी अपना पूरा जीवन रेल को समर्पित कर देते हैं, बाद में उन्हें अगर पेंशन ही नहीं मिलेगी तो उनका गुजारा भत्ता कैसे चलेगा। एम रघुवैया जी और यूआरएमयू के महामंत्री बीसी शर्मा जी, इनके आह्वान पर 16 सूत्रीय मांगों को लेकर ये पूरे भारत में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है 13 सितंबर से 18 सितंबर तक। इसमें प्रमुख मांगें ये हैं कि महंगाई भत्ते की जो किस्तें हमें दी गई थी वो तो उन्होंने बहाल कर दी हैं, लेकिन एरियर उसका रोक लिया है। तो एरियर दोबारा से पूरा एरियर देने की मांग है हमारी सब।
खटीमा की पुरानी तहसील रोड बाजार तिराहे पर लगने वाले कूड़े के बड़े बड़े ढेर स्थानीय व्यापारियों के लिए समस्या का कारण बन चुके हैं। इन कूड़े के ढेरों की वजह से स्थानीय व्यापारियों का व्यापार तो खराब हो ही रहा है, साथ ही उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इधर व्यापारियों के द्वारा कई बार संबंधित विभागों में शिकायत करने के बावजूद भी हालात जस के तस हैं। 20-25 सालों से वो कूड़ा वहाँ इकट्ठा हो रहा है उस जगह पे, लेकिन हम लोग उसको टाइम से उठा दे रहे हैं। बाज़ार खुलने से पहले हम प्रयास करते हैं कि वो उड़ जाए और वहाँ पे सफाई करके दवा वगैरह का छिड़काव कर देते हैं। हो सकता है कभी देर हो गई हो, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि सुबह 9 बजे से पहले 8 बजे से पहले कूड़ा उड़ जाए। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि कूड़ा वहाँ पर ना रहे और वो लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मतलब वहाँ पर तो जहाँ तक दिन का सवाल है, हमारा सुबह सफाई हो जाती है, पूरा कूड़ा उठा लेते हैं हम। अगर कोई दोबारा कूड़ा डालता है तो उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे, उस पर चालान करेंगे। हम लोग के दुकान के आगे कूड़ा पड़ने के बाद कोई भी सूद लेने वाला नहीं है। नगर पालिका का व्यक्ति इस कूड़ा को उठाया जाए या छोड़ दिया जाए, इसके लिए शिकायत लेके कम से कम 10 बार तो ईओ के पास गए। माननीय मुख्यमंत्री के लिए भी हम लोगों ने पत्र लिखा। उसके बाद माननीय एसडीएम जी को कम से कम 3 बार उनको अवगत कराया गया, लेकिन इस कूड़ा को लेकर कोई भी सूद लेने वाला। नैनीताल के मलिताल स्थित प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर की मूर्ति निर्माण के बारे में वहां के कलाकारों ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे ये मूर्तियां केले के तने से बनाई जाती है। इसके लिए केले का तना काटकर बांस की खपच्चियों से नंदा सुनंदा के चेहरे को आकार दिया जाता है। मूर्तियों के निर्माण में लगने वाला कपड़ा सूती का होता है, जिसे पीले रंग में रंगा जाता है और इनमें जिन रंगों का उपयोग किया जाता है वो पूरी तरह से प्राकृतिक रंग होते हैं। तो वहीं आंख, नाक और कान बनाने के लिए बड़े बटन लगाए जाते हैं, जिसके बाद पेंसिल के जरिए आंख, कान और नाक को आकार दिया जाता है। इसके बाद उसमें रंग भरे जाते हैं। पूरी मूर्ति बनने के बाद उसे आभूषण पहनाए जाते हैं, जिसके बाद पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर भक्तों के दर्शन के लिए मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया जाता है। तैयार होता है फेस का, और उसके बाद जो ये कपड़ा आप देख रहे हैं येलो कलर का, उसको डाई किया जाता है कलर में, और जब वो सूख जाता है उसके ऊपर हम उसको फेस को एक लुक देने के लिए नेचुरल कलर्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि जब ये माँ विसर्जित होती हैं उस टाइम पे एनवायरनमेंट को भी कुछ नुकसान ना हो। नाक, भौं सब इसको एक आकृति के रूप में इसको दिया जाता है, जिसे रुई से और पैडिंग करके उसको बनाया जाता है। उसके बाद वाइट जो वस्त्र होता है इसको हम येलो कलर में डाई करने के बाद उसको सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद इस रूप में इसको मढ़ दिया जाता है। उसके बाद इसमें पेंसिल से आँख की आकृति, होंठों की आकृति, नाक की आकृति दी जाती है। उसके बाद उसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके हम लोग फिर उसमें प्राकृतिक रंग भरते हैं, जिससे कि हमारे पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। हरिद्वार में बढ़ते हुए अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए नए एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कमर कस ली है। जहां उन्होंने जनपदीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी करने और सीमाओं से सटे इलाकों में चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके अलावा बाहरी जिलों से आने वाले लोगों का लेखा जोखा भी पुलिस रखेगी। एसएसपी ने बताया कि अक्सर जनपदीय सीमाओं से आपराधिक तत्व जिले में आ जाते हैं और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। इसके लिए जनपद की सभी सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। हरिद्वार देहात का जो इलाका है ये उत्तर प्रदेश के 3 जनपदों से मिलता है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर से। और ये तीनों जनपदों से इसकी सीमाएं काफ़ी पोरस हैं, यानी इसमें मैं तो कहूँगा कि दर्जनों नहीं सैकड़ों रास्ते होंगे जो कि एक से दूसरे को जोड़ते हैं। कुछ पक्के रास्ते हैं, कुछ कच्चे रास्ते हैं, और इनमें अपराधियों का आना जाना भी निश्चित रूप से कई बार होता है। अपराध करके भी आदमी इस तरफ से दूसरी तरफ या दूसरी तरफ से इस तरफ आता है। तो जो हमारे मुख्य पॉइंट है, जो हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, वहाँ पर हम लोग लगातार इसकी चेकिंग करते हैं। उत्तराखंड के लक्सर के ज्यादातर इलाकों में खनन का कारोबार होता है, जिसमें अवैध खनन भी चलता रहता है। इस पर नए उपजिलाधिकारी वैभव गुप्ता लगातार 2 बड़ी कार्रवाई कर चुके हैं, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मचा है। इस कार्रवाई में करीब 14 वाहनों को सीज कर दिया गया। तो वहीं मामले में उपजिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अवैध खनन करने वालों पर यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
बक्सर क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो इसमें लगातार पिछले 3 दिन से लगातार इसमें अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। लगभग 3 दिन पहले करीब 5 वाहन सीज किए गए थे और कल भी 6 वाहन सीज किए गए हैं। उसके खिलाफ MV एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है और उसमें कुछ को कोर्ट में भी चलानी कार्रवाई करने उपरांत नैनीताल शहर को जाम मुक्त करने के उद्देश्य से 1 महीने के लिए प्राइम लोकेशन की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना प्रतिबंधित रहेगा। जी हां, सप्ताह भर स्थानीय लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोग जो कि अपने वाहनों का कम इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए शहर के बाहर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इस व्यवस्था को ट्रायल के बाद में लागू किया जाएगा। दरअसल बेवजह घूमने वाले वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई इसमें होगी। तो वहीं पार्किंग के लिए वाहन चालकों को खाली पार्किंग के बाहर बार कोड उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वाहन खाली पार्किंग में आसानी से पहुंच सकें। उपरोक्त व्यवस्था वीकेंड सीजन में प्रभावी होगी। चौड़ीकरण हुआ हो, इस मकसद से हुआ हो कि भाई ट्रैफिक को सुविधा मिले, तो चौड़ीकरण करने के बाद अगर कोई 2 व्हीलर बाजू में खड़ी कर रहा हो या 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी कर रहा हो, दुकान लगा दिया हो किसी ने, तो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है गाड़ी को, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन को दूर किया जाएगा। जो MV एक्ट की उचित धाराओं में उसके चालान किए जाएंगे। फ्री रोटेटिंग स्पेस होनी चाहिए, वहाँ गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल 0 टॉलरेंस रखा जाएगा पार्किंग में। एक और उत्तराखंड के मंगलौर में मुस्लिम सेवा संगठन ने दिल्ली गैंगरेप हत्या मामले में आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग उठाई है। इस मांग को लेकर उन्होंने कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन भी किया। इससे पहले भी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ज्वालापुर में पीड़िता के हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। तो वहीं मुस्लिम सेवा संगठन ने चौकी इंचार्ज शहजाद अली को ज्ञापन सौंपा और पीड़िता को श्रद्धांजलि अर्पित की। सिडकुल थाना क्षेत्र की रामनगर कॉलोनी में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। नाले में प्लास्टिक के बोरे में महिला का शव बंधा मिला। बता दें कि पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के विषय में जानकारी जुटाई। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रथम दृष्टया हत्या से जुड़ा हुआ ये मामला माना जा रहा है। उत्तराखंड के माओवादी लीडर भास्कर पांडे को अल्मोड़ा पुलिस और STF के जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, भास्कर पांडे 20,000 रुपए का इनामी अपराधी था। इस माओवादी पर साल 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में मुकदमे दर्ज थे। DIG के अनुसार भास्कर पांडे किसान आंदोलन में भी सक्रिय था, जो कि माओवादी खीम सिंह बोरा का सबसे खास साथी था। इसके अलावा भास्कर ने 2017 में विधानसभा चुनाव में नैनीताल में जीप भी जला दी थी। गिरफ्तार भास्कर पांडे से देश की कई बड़ी एजेंसियां पूछताछ भी करने वाली है। तो वहीं माओवादी भास्कर पांडे की गिरफ्तारी पर DGP ने पुलिस टीम को 20,000 रुपए का इनाम और मेडल देने की घोषणा की है। ये जो है भास्कर पांडे आज माओवादी पकड़ा है, ये बहुत बड़ा जो है इनके जो पूरा जो उत्तराखंड का माओवाद का पूरा गढ़ है, इसका बहुत बड़ा ये एक उसका वरिष्ठ माओवादी है, जो देश में भी जो है बहुत बड़े जगहों पर जो है उत्तर बिहार में वगैरह ट्रेनिंग लेके यहाँ पे बहुत सक्रिय रहा है। जो खीम सिंह बोरा है इसका खास साथी है। इन्होंने कई जो है अल्मोड़ा और बागेश्वर और कई पूरे कुमाऊं रीजन में जो है अपना माओवाद का जो वो फैलाने के लिए कार्य किया। उत्तराखंड में मंगलवार को दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई। राजधानी देहरादून समेत अधिकतर इलाकों में तड़के से ही बारिश शुरू हो गई, जो कि सुबह तक थमी। तो वहीं देहरादून सहित सभी जिलों में मौसम विभाग ने अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दून, नैनीताल, चंपावत के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। कहीं कहीं गर्जना के साथ बिजली चमकने और बारिश की संभावना है। तो वहीं बारिश का ये सिलसिला अगले 4 दिन यानी 17 सितंबर तक जारी रहेगा। मंगलवार को नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पौड़ी में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं मसूरी के कैंपटी क्षेत्र में ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश होने से कैंपटी फॉल पर अचानक पानी बढ़ गया। गनीमत हालांकि इस दौरान ये रही कि पुलिस ने झरने में नहा रहे 225 से अधिक पर्यटकों को पहले ही दूर भेज दिया था। आप देख सकते हैं कि किस कदर ये झरना तेजी से बह रहा है।
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV।